नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 5 राज्यों के लिए चुनावी बिगुल जो आज चुनाव आयोग की तरफ से बजाया जाने वाला है। और आप नीचे जरा वक्त देख लीजिए, जहां पर काउंटडाउन चल रहा है। 2 घंटे से कम का वक्त बाकी, मतलब 1 घंटा 59 मिनट के आसपास का वक्त, क्योंकि दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और इसी को लेकर आपके चैनल एबीपी न्यूज ने की है ये बड़ी तैयारी। सबसे पहले जरा ये जो स्क्रीन है इसको आप समझ लीजिए। ये ऊपर की तरफ जो आप बैंड देख रहे हैं, यहां पर 2 राज्य हैं। एक तो मध्य प्रदेश इस वक्त नजर आ रहा है और दूसरा राजस्थान। अब आप देख सकते हैं यहां ये दोनों चुनावी राज्य पिछली बार के नतीजे क्या रहे थे सीट के लिहाज से भी और वोट परसेंटेज के हिसाब से भी, वो आंकड़े मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर के बैंड में आप चलते हुए देख रहे हैं। अच्छा, वहीं इस तरफ आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जो बाकी 3 राज्य हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मिजोरम है। इन तीनों राज्यों के पिछली बार के चुनाव नतीजे, वोट प्रतिशत आप स्क्रीन के इस हिस्से में देख पा रहे हैं। वहीं चुनावी राज्यों का लोकसभा पर असर, क्योंकि लोकसभा की कुल 83 सीटें बैठती हैं ये, और ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन लोकसभा सीटों का पूरा गुणागणित आप टेलीविजन स्क्रीन के इस हिस्से में देख रहे हैं। और साथ ही पिछली 5 बार के चुनाव नतीजे, वो भी हम नीचे के बैंड में आपको रह रहकर दिखा रहे हैं कि पिछले 5 बार इन 5 चुनावी राज्यों में किसकी कब सरकार बनी है। अभी की ताजा स्थिति अगर आपको बताऊं तो एक मध्य प्रदेश जहां फिलहाल बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों में कांग्रेस की सरकार है, वहीं तेलंगाना, मिजोरम में दोनों में क्षेत्रीय दल काबिज है। अब से 2 घंटे के बाद यानी दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख आ जाएगी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना के लिए भी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। मिजोरम में भी चुनाव होना है, तो उसके लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान। और आइए अब मैं आपको सीधे अपने सहयोगी अवधेश के पास लेकर चलूंगी, क्योंकि जब ये चुनाव 5 राज्यों में विधानसभा वाले होंगे तो आखिरकार 2024 के लिए इससे सियासी संदेश क्या सामने निकल कर आ सकता है, और सियासी लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ये जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अवधेश के पास। अवधेश, बिल्कुल इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, इनका सीधा इंपैक्ट होगा लोकसभा चुनाव 2024 में। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें समझना बेहद जरूरी है, उनके तह तक जाना बेहद जरूरी है, और ये ग्राफिक्स के जरिए समझना और समझाना बेहद जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव से क्या पता चलेगा, इंडिया गठबंधन का आखिर कितना असर है जमीन पर, यह जानकारी जरूर हासिल होगी। इसके अलावा जाति जनगणना, जाति सर्वे को जो मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, उसका कितना फायदा मिल रहा है, यह भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम से पता चल जाएगा। महिला आरक्षण बिल से वोटिंग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह तस्वीर भी सामने आ जाएगी, इसका असर भी दिख जाएगा। इसके अलावा सनातन पर बयानबाजी का असर क्या होगा, यह भी पता चल जाएगा इन 5 राज्यों के चुनाव में कि इसके खिलाफ बयान का क्या असर है। मोदी को चेहरा बनाने का फायदा कितना मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है वो किसी को चेहरा नहीं बना रही है चुनाव में, तो ऐसे में मोदी के चेहरे को बनाने कितना फायदा मिलेगा, ये 5 राज्य के चुनाव से पता चल जाएगा। इनके परिणामों से ये जानकारी मिल जाएगी कि आखिर क्या इंपैक्ट होना है। और अब एक बार फिर से तमाम अपडेट्स के लिए रुक करते हैं रोमाना जी का। चुनाव और इससे सियासी तौर पर क्या संदेश मिलेगा, क्या पता चलेगा, जानकारी क्या उभर कर सामने आएगी, सब कुछ विस्तार से अवधेश ने आपको बताया। मैं सीधे जरा लेकर चलती हूं आपको, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, 12 बजे चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कमोबेश जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था कि 4 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव, एक छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश जहां पर 2 चरणों में चुनाव होंगे, कुछ उसी तरीके की इस बार की भी चुनाव आयोग की तैयारी है क्या? निश्चित तौर पर रोमाना और सूत्र इसी बात को इशारा कर रहे हैं जो हमने अभी 3-4 दिन पहले अपने दर्शकों को खबर दे दी थी कि एक तो सोमवार मंगलवार में किसी भी दिन ऐलान होगा। आज वो आधिकारिक तौर पर वो जानकारी सामने आ गई है। और दूसरी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले चुनाव हो सकता है। वैसे तो 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन सबसे पहला जो चुनाव हो सकता है वो छत्तीसगढ़ में हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकता है, पहला नक्सली बेल्ट में, और जो सबसे पहला मत डाला जाएगा जैसी जानकारी मिल रही है, यानी कि जो फर्स्ट फेज होगा छत्तीसगढ़ का वो नक्सली बेल्ट में होगा। उसके बाद में जो बाकी इलाका है वहां पर होगा, और उसके बाद में तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है, और वो ये है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश में चुनाव हो सकता है, और दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान
में, और इसी तरीके से जो मिजोरम और तेलंगाना है वो जो चुनाव नवंबर में संपन्न करवाया जा सकता है। तो इस तरीके की सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इंतजार करना है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि तारीखों का ऐलान हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीबन 12:30 बजे होगा, क्योंकि उससे पहले जो तमाम आंकड़े होते हैं जिसमें मतदाता को लेकर के किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, ये तमाम चीजों पर जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, तो आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि दोपहर 12 बजे वो समय जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। मैं जल्दी से जरा दर्शकों को राजस्थान लेकर चलती हूं। मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जरा बताएंगे चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सियासी समीकरण राजस्थान के। मनीष, बिल्कुल, जैसा अवधेश हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जातिगत सर्वेक्षण, और अशोक गहलोत ने भी इसी तरीके का एक, जिसको कहना चाहिए, गुगली फेंकी है। महज 2 दिन पहले अशोक गहलोत ने कह दिया हमारी सरकार जातिगत सर्वेक्षण करवाएगी। लेकिन रोमाना, सबसे अहम बात यह है कि पिछले 5 चुनाव मैं कवर कर चुका हूं, हर बार दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देता है आम मतदाताओं को कि सरकार किसकी आ रही है। लेकिन ये पहला मौका है इन 5 चुनावों के बाद जब अशोक गहलोत वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर चुनाव मैदान में है। एक तरफ अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजना है, तो दूसरी तरफ कमल निशान और प्रधानमंत्री और केंद्र की योजना है। बीच में कोई नेता है ही नहीं, और ऐसे में सबसे बड़ा एक नारा जो राजस्थान में चल रहा है वो है गहलोत तुझसे बैर नहीं, लेकिन विधायक तेरी खैर नहीं। अब ये खुद सत्ता पक्ष ने इस नारे को बीच बाजार में उछाला है ताकि विधायक जो हैं उनकी टिकट काटने में आसानी हो, या वाकई में लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि उनके विधायक ने काम नहीं करवाए। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो राजस्थान में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती, लेकिन वहां के जो कांग्रेस विधायक हैं उन्हें लेकर लोगों में गुस्सा है, और शायद इसी वजह से ये नारा इस समय काफी चलित भी है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष कुमार सिंह का रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए कांग्रेस मुख्यालय से, और जरा जानते हैं आशीष से, 2 राज्य इन 5 चुनावी राज्यों में ऐसे हैं जहां इस वक्त सरकार कांग्रेस की है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा दाव इस बार रहने वाला है ये चुनाव। अच्छा, आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं जरा आपको नीरज पांडे के पास लेकर चलती हूं। नीरज से जरा जानते हैं इस बार की चुनाव तैयारियों में बीजेपी तो लीड लेती हुई नजर आ रही है, और एक कॉमन बात जो यहां पर निकल कर आ रही है नीरज, वो ये कि इन राज्यों में कोई एक चेहरा पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। ये रणनीति कितना बड़ा दाव साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ये 5 राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है रुमाना। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के चेहरे को आगे किया। क्योंकि राज्यों में कई बार क्या होता है कि पार्टी कई गुटों में बटी होती है और किसी एक नेता पर सहमति बन पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और पार्टी के अंदर जो खींचतान होती है, ऐसे में भाजपा चाहती है कि वो खींचतान को रोका जा सके, पार्टी की गुटबाजी को रोका जा सके, और पार्टी एक सूत्र में दिखाई पड़े, और वो तभी संभव है जब उस पार्टी के सबसे बड़े नेता का नाम फ्रंट पे होगा। तो नरेंद्र मोदी का जब नाम सामने आता है, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप जब सामने आती है, या वो जब मंच पे होते हैं, तब किसी भी नेता की अपना कोई वजूद नहीं रह जाता, और वो उस समय नेता के पीछे लग लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी यही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चूंकि ये तीनों ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य है, और इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश में उनकी 20 साल से ज्यादा सरकार है, राजस्थान का कल्चर रहा है एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो वहां से बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश भारतीय जनता पार्टी इसी तैयारी से आगे बढ़ रही है कि छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार वापस आ जाएगी। तो अब देखना होगा कि चुनाव में परिणाम क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखें तो पिछले 1 महीने पहले ही उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीसी कंप्लीट कर ली, छत्तीसगढ़ की लिस्ट जारी कर दी, मध्य प्रदेश की जा रहा है। एक तरफ बीजेपी दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है, और इसी तरीके से कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नजर नहीं आती है। वहीं अगर रैली मीटर की बात की जाए, मतलब इस चुनावी साल में किस पार्टी के किस दिग्गज ने कितनी बार राज्य का दौरा किया है, उसी रैली मीटर की पूरी जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जया, बिल्कुल रुमाना, और जो जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, वो बताती हैं कि आखिर जोर कौन सी जगह पर कितना लगाया जा रहा है। यही रैली मीटर मैं अब आपको बता रही हूं। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए 10 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ है, और अगर राहुल गांधी की हम बात करते हैं तो यह संख्या 2 है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की हम बात करें, 9 प्रधानमंत्री के दौरे हुए, 2 राहुल गांधी के दौरे हुए, यहां पर भी बीजेपी काफी जोर लगाती हुई दिखाई दी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, 4 ये संख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की है, और यहां पर 2 संख्या राहुल गांधी के दौरों की है। तो छत्तीसगढ़ में भी जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी ज्यादा जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। रुमाना जी,
बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी तरीके की दिलचस्प जानकारियां हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और इस बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बहुत जल्द दूसरी सूची भी बीजेपी के उम्मीदवारों की जारी कर दी जाएगी। शासन की सरकार भूपेश बघेल सरकार को करार देते हुए कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कि इस सरकार का जाने का वक्त आ गया है। छत्तीसगढ़ अब अपराध मुक्त बनेगा। तो देखिए किस तरीके से ये हमलों का दौर लगातार जारी, सियासी आर पार लगातार जारी। छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव, वो कह रहे हैं जितना जल्दी चुनाव हो उतना ही अच्छा। आजकल चुनाव तैयारी के लिए पूरे 5 साल मिलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये कटाक्ष जो बीजेपी पर करती हुई कांग्रेस पार्टी यहां नजर आ रही है टीएस सिंहदेव के इस बयान से। भारतीय जनता पार्टी तैयार है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार है कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो, छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त हो, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़े। और इसके लिए चुनाव का इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता को था। राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली विकास विरोधी सरकार के जाने का समय हो गया है। बहुत जल्दी हमारी दूसरी सूची आएगी। जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। हम लोग इंतजार में ही हैं। तो आजकल तो 5 साल तैयारी के होते हैं। जैसे ही जिम्मेदारी मिलती है, जो सरकार में आते हैं, उसी दिन से जो आप काम करते हो वो चुनाव की तैयारियों के बतौर देखी जाती है। और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया। लोगों ने, मतदाताओं ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका छत्तीसगढ़ में दिया था और 2018 में कांग्रेस पार्टी को दिया। हम लोगों ने डिलीवर किया। कई चीज़ों में, बड़े इश्यूज में हम लोगों ने काम करके दिया, नागरिकों के लिए दिया। तो अब यही विश्वास है हम लोगों को और भरोसा है इस बात का कि आने वाले 5 साल के लिए भी काम करने का मौका मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल भी मौजूद है। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। राकेश शुक्ला जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश केजरीवाल जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले राकेश शुक्ला जी, सियासी समीकरण 5 चुनावी राज्यों के आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, 5 राज्यों के जो चुनावी समीकरण है बिल्कुल अलग अलग है। पहले हम 3 राज्यों को देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का मिजाज बिल्कुल अलग है और वही मिजोरम अलग और तेलंगाना अलग है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निश्चित तौर पे एक प्रयास किया जाएगा, मिजोरम में भी एक प्रयास किया जाएगा, लेकिन सारा फोकस भाजपा और कांग्रेस का इन 3 राज्यों पे है क्योंकि यहाँ पर सीधी आर पार की लड़ाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोनों राष्ट्रीय दल यहाँ पर आमने सामने। राकेश जी, तो इसीलिए इन तीनों राज्यों पे इन दोनों दलों का बहुत खास फोकस है। खास फोकस रहने का कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश और आपके मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी की चिंता सता रही है। 18 साल से जिस राज्य में वो सत्ता में है, तो वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की ये भरसक कोशिश है कि इन दोनों राज्यों में हम अपनी सत्ता वापस रखें और मध्य प्रदेश में एन केन प्रकारेण हमें सत्ता में आना है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर आने वाले लोकसभा चुनाव में जो विपक्षी गठबंधन है वहां कांग्रेस की स्थितियों को मजबूती मिलेगी। मैं आगे मुकेश केजरीवाल का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जरा जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। ये जो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, इसमें छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत संभव जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के लिहाज से कि भाई 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए तस्वीर बहुत हद तक साफ है, एक चरण में ही चुनाव होगा। मिजोरम, तेलंगाना में भी एक चरण में भी चुनाव कराया जाएगा। मतलब पिछली बार 2018 में भी कुछ इसी तरीके का शेड्यूल जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया था, तब भी ये 4 राज्य जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, मिजोरम है, यहाँ एक चरण में वोटिंग हुई थी। और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वो जो एक नक्सल प्रभावित वाला इलाका है, बस्तर रीजन वाला, जिसमें करीब 18 सीटें पड़ती हैं, वहां पर अलग से वोटिंग कराई गई थी। तो मतलब छत्तीसगढ़ में 2 चरण में वोट डाले गए थे। तो चुनाव तारीखों के ऐलान का इंतजार है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग को ऐलान करना है। 1 घंटा 45 मिनट के आसपास का इंतजार बाकी रह गया है। जल्दी से मुकेश केजरीवाल के पास आपको लेकर चलती हूं। राज्य स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो राजस्थान, और राजस्थान में एक तरफ अशोक गहलोत का चेहरा, वहीं बीजेपी की तरफ से किसी का चेहरा आगे नहीं किया गया है। इस लड़ाई को किस रूप में देख रहे हैं आप?
देखिए, बीजेपी ने वहाँ पे इस बार एक नई रणनीति बनाई है। बीजेपी ने वहाँ पे वसुंधरा को साथ लेने की कोशिश भी की है। उन्हें ऑफ रिकॉर्ड ये कह दिया गया है, उनको विश्वास दिलाया गया है क्योंकि वो साथ हैं, लेकिन आम मतलब लोगों को, जनता में ये घोषणा नहीं की गई है। इस तरह से उनके अंदर, देखिए राजनीति में कोई कितना भी महत्वपूर्ण हो जाए, लेकिन उसे एक अंदर में एक आशंका बनी रहती है, और ये एक स्कोप रह गया है जिसकी वजह से उन्हें यह जरूर भरोसा दिया गया है टिकट का बंटवारा सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव के दौरान, और वसुंधरा जी को यह कह दिया गया है कि टिकट बंटवारे में आपके लोगों का खास ध्यान रखा जाएगा, ज्यादातर टिकटें उनके लोगों को दी जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात होती है, अगर 40% टिकटें भी उनके विरोधी खेमे को मिल जाती है, और अगर उनके मन में यह आशंका बनी रहती है कि मुझे पब्लिकली मेरे नाम का अनाउंस नहीं किया गया है, तो हो सकता है इस बात की आशंका रहती है कि वो पूरी कोशिश इस बात की करें कि बाकी 40% सीटें भाजपा के दूसरे उम्मीदवार हैं वो न जीते, ताकि उनकी स्थिति मजबूत रहे। तो मतलब ये भाजपा की स्थिति, भीतर खाने की ये जो रस्साकशी है वो कहीं भारी ना पड़ जाए बीजेपी को। आप ये कहते हैं 5 चुनावी राज्य में चुनावी बिगुल बजने वाला है। 1 घंटा 38 मिनट और देखिए किस तरीके से वक्त लगातार घटता हुआ। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने इस बीच जोरदार हमला बोला। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले रंधावा कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार स्वीकार कर ली है। अपने भाषण में हार स्वीकार कर ली पीएम मोदी ने, यह दावा रंधावा की तरफ से किया जा रहा है। सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर किया जा रहा है। कांग्रेस ने काम किया है और कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार। फेस से नहीं देख रहे कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं। वो ये जो बात है हम उसका वेलकम करते हैं, और जो राजस्थान की इलेक्शन है वो हम जीत कर आएंगे। हमारी योजनाएं, हमारे जो प्रोग्राम, हमारे काम, वो लोग बताएंगे कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। लोगों को जो अच्छे लगते थे काम उनके वो लेकर जाएंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब 7 बार, मेरे ख्याल 6 बार राजस्थान में जाकर आए हैं। जिन लोगों को डर होता है वो इतनी बार जाते हैं, और वहाँ जाकर वो ये कहना, जो पिछली उदयपुर में उनकी रैली हुई थी, वहाँ उन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर के, जहाँ राजस्थान की गवर्नमेंट की जो योजनाएं हम उनको जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हार वहाँ से कबूल कर ली। तो दरअसल चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ताबड़तोड़ रैलियां इस चुनावी साल में हुई हैं, कांग्रेस उसको बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी के इन विधानसभा चुनाव में हार के डर से जोड़कर देख रही है। इस बीच चुनाव तारीखों का ऐलान और इस वक्त की बड़ी बातें जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं जया के पास। जया, बिल्कुल रोमाना, क्योंकि लगातार देखिए इंतजार तो इस बात का है कि 12 बजे का समय जब हो और उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पता चल जाए कि चुनाव तारीखें क्या है। लेकिन बड़ी बातें क्या है वो बता देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है ये। 5 राज्यों का जो चुनाव होने वाला है, 5 राज्यों में मिलाकर लोकसभा की 83 सीटें हैं। ये बड़ी जानकारी है। और देखिए, इसके साथ ही जान लीजिए कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान बीजेपी के लिए बहुत अहम हो जाता है। और 2019 में एनडीए को 83 में से 67, कांग्रेस को 6 सीटें यहां हासिल हुई थी। जबकि 2018 की हम बात करें तो विधानसभा नतीजों का असर लोकसभा पर नहीं दिखाई दिया था। लेकिन माना जा रहा है कि यह सेमीफाइनल है। 3 राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद भी लोकसभा में बीजेपी जीती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल है। 16 महीनों में छोड़कर एमपी की अगर बात की जाए, 20 साल से बीजेपी की सरकार है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की एक परंपरा दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ की बात करें, 15 साल बाद पिछले चुनाव में कांग्रेस जीती और इसीलिए कांग्रेस के लिए बहुत अहम हो जाता है। किसी चेहरे पर इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है बीजेपी। जहां भी बीजेपी की तरफ से दौरे हो रहे हैं वहां पर हम रोमाना देख रहे हैं कि वहां पर किसी का चेहरा सामने नहीं रखा जा रहा है। सिर्फ एजेंडा और जो बातें हैं वही बीजेपी सामने रख रही है। रोमाना, महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर जया हमें दे रही थी। देखिए, समझना इसी बात को होगा कि 23 में कौन बेस्ट, क्योंकि 24 का ये आखिरी टेस्ट। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए पिछली बार की जो जानकारी अभी हमारी सहयोगी दे रही थी कि ये नहीं भूलना चाहिए कि तीनों राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पिछली बार जीत भले ही कांग्रेस को मिली, लेकिन पिछली बार 19 लोकसभा चुनाव में बंपर जीत के साथ दोबारा बीजेपी ही इन राज्यों में काबिज हुई। लद्दाख तक हवा है राहुल गांधी। बहुत बढ़िया। आप सुन रहे थे दिग्विजय सिंह को। चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है और उससे पहले जिस तरीके से लद्दाख में जो काउंसिल के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को जो जीत मिली है उसी को लेकर प्रतिक्रिया की साहब राहुल गांधी की हवा लद्दाख तक है कहते हुए सुनाई पड़े हैं दिग्विजय सिंह। इस बीच आपको बता दूं, दिल्ली में दरअसल कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह अहम बैठक, इस मीटिंग के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों पहुंच चुके हैं। चुनावी राज्यों
में चुनावी समीकरण को लेकर चर्चा और जातिगत जनगणना को लेकर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मंथन किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो देखिए किस तरीके से चुनावी सरगर्मी बढ़ती हुई कांग्रेस के भीतर सीडब्ल्यूसी की ये बैठक, तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की जब राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी की बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे। प्रियंका गांधी भी यहां पर मौजूद हैं। सीडब्ल्यूसी के कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और अब यहां सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंथन चुनावी राज्यों को लेकर रणनीति पार्टी की तरफ से जो बनाई जा रही है उस पर और साथ ही साथ जो जातीय जनगणना का मुद्दा है उसको लेकर भी पार्टी आगे के लिए अपनी रणनीति को और धार देने में यहां पर जुटती हुई नजर आएगी। देखिए जातीय जनगणना बिहार में आंकड़े सामने आ गए हैं और एन चुनाव से पहले अभी 2 दिन पहले ही अशोक गहलोत की तरफ से राजस्थान में भी इसी तरीके का जातिगत सर्वे कराने का ऐलान कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यही वो जातिगत जनगणना वाला मुद्दा क्या 2024 की सियासी बिसात पर चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या कांग्रेस इसी तैयारी में जुटती हुई यहां नजर आ रही है? ये तमाम सवाल बड़े हो जाते हैं। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं हम। राकेश शुक्ला जी, जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर ये सीडब्ल्यूसी में मंथन, 24 की सियासी बिसात पर लड़ाई, सियासत की जाति पर लाने की तैयारी कांग्रेस की नजर आ रही है क्या? देखिए इस समय पर कांग्रेस मुद्दा विहीन है, उसके पास ऐसा कोई इशू नहीं है जिसको लेकर वो चुनाव में जाए जी। तो उसको लगा कि बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक गर्माहट पैदा हुई है, यदि उसका टेस्ट हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी करें तो रिएक्शन क्या होगा। मुझे लगता है इसीलिए जातीय जनगणना के मुद्दे को कांग्रेस अपनी बैठकों में बैठ कर टटोल रही है कि इस मुद्दे में कितनी स्पार्किंग है और इन राज्यों में उस स्पार्किंग से हम कितनी अपने आप की अपने राजनीतिक बिजली जला सकते हैं। तो ये जो बैठक है, ये बैठक राजनीतिक जनगणना के साथ साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले काफ़ी समय से एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर दी गई, कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेटों की घोषणा नहीं की गई। तो कार्यकर्ता और आम मतदाता इन दोनों के मन में एक विषय बार बार उठ रहा है कि कांग्रेस आखिर चुनाव को लेकर कितनी दिलचस्पी ले रही है। तो इन बैठकों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ये मैसेज भी देना चाह रही है कि हम इन 3 राज्यों के चुनाव को लेकर बहुत गंभीर हैं, जी जान से जुटे हुए हैं और शायद ये संदेश जो है वो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। मैं जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलूंगी दर्शकों को। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर ज्ञानेंद्र, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है साहब, क्योंकि वो जो नक्सल प्रभावित वाला इलाका, इसी वजह से 2 चरणों में यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव करवाए जा सकते हैं जिस तरीके से पिछली बार हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस चुनाव का यही कि बघेल के सामने कौन, बीजेपी मौन, यही पूरा सियासी समीकरण छत्तीसगढ़ चुनाव का बदल रहा है। लाइन तो आपकी बहुत अच्छी है रोमाना कि बघेल के सामने कौन और बीजेपी मौन, लेकिन बीजेपी ने साफ संदेश और संकेत दे दिया है कि इस बार सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। इसलिए यहां पर कोई है नहीं, पर्दे के पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बघेल के सामने कुर्सी छीनकर उस पर बैठना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रायगढ़ में, बिलासपुर में और बस्तर में आकर हुंकार भर रहे हैं और सीधे कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने झूठ और भ्रष्टाचार के बुनियाद पर यह सरकार चलाई है 5 साल, तो सीधा संदेश दे दिया है कि इस बार तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव यहां लड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ियावाद का काउंटर क्या होगा। 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ और दूसरी लिस्ट आनी ही थी, लेकिन बीजेपी दफ्तर में मेला लग गया, लोगों का हुजूम उतर आया, विरोध होने लगा। अब यह कहा जाने लगा है कि क्या कहीं बीजेपी ने प्रायोजित तरीके से तो दूसरी लिस्ट नहीं लीक करा देती ताकि पता चल जाए कि विरोध कितना होना। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस, आप लगातार जाति जनगणना की बात बता रही हैं और कह रही हैं, लेकिन यहां जो छत्तीसगढ़ में प्रदेश चुनाव समिति ने लगभग सारे नामों पर सहमति जता दी है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जो 12 तारीख की बैठक होनी है दिल्ली में, वहां नामों में अंतिम मुहर लगाना है। तो कुल मिलाकर दोनों ही दल, कुमारी शैलजा कह ही रही हैं और आपकी बात निश्चित तौर पर रोमाना सही है कि चूंकि ये छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाका है, ऐसे में 2 चरणों में यहां मतदान होता है और 2018 में भी ऐसा हुआ था। और टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल तो बन ही गया है रोमाना, बस अब इंतजार है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो और फिर जैसा चुनाव में होता है
हम जीतेंगे, लेकिन वो जीतेगा दावे अभी से शुरू हो चुके हैं, हम जीतेंगे वाले। सही कह रहे हैं आप, और अब और जोर पकड़ते हुए सुनाई पड़ेंगे। लेकिन इस बीच मुझे लगता है जरा सा नीरज पांडे के पास लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये चेहरे का संकट मध्य प्रदेश में, तो भाई मामा पहले से ही कमान संभाले हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके मामा को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट ना करके बीजेपी की तरफ से जो संदेश दिया जा रहा है, उसका फायदा या नुकसान, ये सवाल बड़ा हो जाता है। और इस बीच क्या कह रहे हैं सचिन पायलट, जरा सुनाते हैं दर्शकों को। दूसरा पकड़ो, हटो, बघेल, आओ। देखिए, दरअसल ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। सचिन पायलट, वो भी सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं और वो भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। उसी दौरान पत्रकार उनसे बात करने की कोशिश में, हमारे रिपोर्टर भी वहां पर मौजूद है। मैं सुनाती हूं आगे आपको वो प्रतिक्रिया जो सचिन पायलट की तरफ से दी गई है। लेकिन नीरज, जो मैं सवाल पूछ रही थी आपसे कि साहब मामा मुख्यमंत्री, इसको लेकर पार्टी मौन, ऐसे में ये दोधारी तलवार जैसा मामला है, फायदा या नुकसान, कहां अटक रहा है पेच? देखिए रुमाना, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है वही कमजोरी है, क्योंकि लंबे समय से वो मुख्यमंत्री हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो ये चाहता है कि चेहरे में बदलाव हो, और इसकी आहट भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी हो चुकी है। क्योंकि अगर इसके लिए सबसे पहले आपको 2018 के चुनाव को देखना पड़ेगा कि आपके पास वोट परसेंटेज ज़्यादा थे लेकिन आपकी सीटें नहीं आई थी, और उसका सीधा कारण ये माना गया कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर का जो कार्यकर्ता है वो बदलाव चाहता था, वो नए चेहरे चाहता था, इसलिए उसने शायद पार्टी का साथ नहीं दिया या उतना खुलकर वो चुनाव में मैदान में काम नहीं किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी बड़े चेहरों को, केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, आप राजस्थान में भी देखिए तो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम का ऐलान नहीं किया और अब तक ऐलान करने का प्लान भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सोर्सेस हैं, जो हम लोगों ने जितने बड़े सीनियर लीडर्स के साथ बात की, उनमें साफ उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे रखकर चुनाव लड़ेगी। यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामूहिक नेतृत्व में उतरने का बीजेपी का ये फैसला, आखिर ये रणनीति बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगी या फिर कहीं ना कहीं ये बैकफायर कर जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच ये पिछले 5 साल में ये जो 5 चुनावी राज्य हैं, इनमें तब्दीली कितनी और किस रूप में आई है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी अवधेश के पास। बिल्कुल, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बदलाव जमीन पर क्या हुए हैं इन 5 राज्यों में बीते 5 सालों में, तो उस पर निगाहें जल्दी से डाल लेते हैं। 5 साल में क्या बदला? अक्टूबर 2018 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अक्टूबर 2023 में 10 राज्यों में ही बीजेपी की सरकार है, 6 राज्यों में बीजेपी अब नहीं है। अक्टूबर 2018 21 राज्यों में एनडीए की सरकार थी, लेकिन अक्टूबर 2023 की बात करें 16 राज्यों में एनडीए का कुनबा सिमट गया है सरकारों का। 5 साल में और क्या बदला? 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी अक्टूबर 2018 में, लेकिन अक्टूबर 2023 में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। यह सियासी तौर पर एक बड़ा बदलाव है। तो 5 साल में क्या बदला है वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और एक बार सीधे फिर से रुक करते हैं अपने सहयोगी रोमाना का। बिल्कुल, तो देखिए 5 साल में किस तरीके से जो कांग्रेस है उसका थोड़ा सा एक्सपेंशन और जो एनडीए है वो थोड़ा सा घटता हुआ यहां पर राज्यों में सत्ता के हिसाब से नजर आ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, मुकेश केजरीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से ये जो 23 का आखिरी टेस्ट माना जा रहा है, ये सीधे सीधे इंडिया गठबंधन का भी लिटमस टेस्ट साबित होगा। राकेश जी, ये इंडिया गठबंधन के लिए तो है, हाँ, निश्चित तौर पे, लेकिन ये एनडीए के लिए नहीं है, क्योंकि 2018, 2019, 2014 इन लोकसभा चुनावों को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि विधानसभा के चुनावों के नतीजे और लोकसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग रहे हैं। दिल्ली से लें तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव हुआ विधानसभा का, तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, विधानसभा में आम आदमी पार्टी को जीत मिली। इसी तरह से 2013 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, आपके 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। तो इसलिए इसको हम टेस्ट कह सकते हैं, लेकिन टेस्ट ये विपक्ष के लिए, वही मैंने इसीलिए मैंने इंडिया गठबंधन बोला। केजरीवाल जी, ये इंडिया गठबंधन की यूनिटी का टेस्ट साबित होगा? मुझसे सवाल कर रहे हैं? हाँ, देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि राज्यों के चुनाव में ही उनके गठबंधन में कितनी एकजुटता है ये स्पष्ट होगा। वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेक्स होंगे, सभी पार्टियां लड़ना चाहेंगी और जीतना चाहेंगी।
लेकिन भाजपा की जहां तक बात है, भाजपा चल इस सिद्धांत पे रही है कि मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ेंगे, राज्य के जो नेतृत्व हैं उनको हम दरकिनार करके चलेंगे, यानी कि उन्हें यह विश्वास है कि मोदी जी के करिश्मे से ही जीतेंगे। जबकि माना मतलब राकेश जी जाए बीजेपी ने सबक लिया है, क्योंकि 2018 में ये राज्य और यहाँ पर जो चेहरे आगे थे वो चल नहीं पाए थे, और इसीलिए इस बार 2024 से पहले 2023 का ये आखिरी टेस्ट और बीजेपी की तरफ से आगे सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही रखा जा रहा है। अच्छा, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आगे जब लौटेंगे तो तेलंगाना आशीष के पास भी आपको लेकर चलेंगे, और तेलंगाना का सियासी मूड इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मुकाबला साफ तौर पर त्रिकोणीय होने वाला है। तो देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है आज दोपहर 12 बजे, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का इंतजार और बाकी, जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और इस बीच दिल्ली के दफ्तर में कांग्रेस की बैठक, सीडब्ल्यूसी की ये बैठक हो रही है। इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं वो सब मौजूद हैं, और इस बैठक में तेलंगाना को लेकर खासतौर से रणनीति तैयार की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से, तेलंगाना की लड़ाई दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि मामला त्रिकोणीय मुकाबले वाला है, और इसीलिए ये धार जो दी जा रही है रणनीति को कांग्रेस की तरफ से। आशीष जी अरवाना, आपने बिल्कुल सही कहा। तेलंगाना की 119 सीटों की जो ये लड़ाई है, जिसमें हैदराबाद की भी सीट है जहां से असदुद्दीन ओवैसी और उनके 7 सांसद आते हैं, वो भी सीट है। ऐसे में कांग्रेस जो है इस बार खास तौर पे तेलंगाना को लेकर काफी आशान्वित है, और उनका मानना है कि इस बार तेलंगाना में वो एक चौंकाने वाला नतीजा हासिल कर सकती है और यहाँ पर सत्ता में आसीन हो सकती है। दोबारा यहाँ बताना जरूरी है कि 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग किया। कहा यह जाता रहा कि तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के बाद कांग्रेस को की सत्ता की सीढ़ी, सत्ता की राह उसकी आसान होगी, लेकिन 2014 में कांग्रेस की हार हुई राज्य के चुनाव में। उसके अलावा 2018 में जब दोबारा से राज्य में चुनाव हुए तब दोबारा कांग्रेस की हार हुई, और ये तीसरा चुनाव है जहां पर कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और पूरी ताकत झोंक कर इस चुनाव में प्रदर्शन करना चाहती है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीआरएस यहां पर इस राज्य में सत्ता पाने की हैट्रिक लगाएगा, या फिर इस बार कोई कमाल करिश्मा कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना में किया जा सकता है।